नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति। देखिए, कक्षा 9 में राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नामक एक पाठ्यपुस्तक चलती है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार है, आरबीएससी के अकॉर्डिंग। तो इस पाठ्यपुस्तक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति। सबसे पहले तो हम चैप्टर पूरा करेंगे, और चैप्टर पूरा करने के बाद इस चैप्टर में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आने लायक जो प्रश्न होंगे, उन सब प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हर एक तरीके के प्रश्न को निकाल करके उसका पूरा निचोड़ एक वीडियो में आपको अलग से मिलेगा इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को एक नज़र से उतार लेते हैं, मतलब इसको एक नज़र इस चैप्टर पर डाल लेते हैं। और जो हमारा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, उसके अंदर 1857 की क्रांति उसके अंदर है। और मतलब ये कंप्लीट हम बुक करेंगे 9th की 10th की। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों की बुक्स हम यहाँ पे कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मतलब चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1857 की क्रांति। इम्पोर्टेंट चीज़ों को साथ साथ देखते चलेंगे, और साथ में अंत में हम इन पूरे चैप्टर में जितने भी प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में अब तक आए हैं और जिनके आने की संभावना है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो काफ़ी 1857 क्रांति काफ़ी बड़ी है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हम पार्ट वाइज इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुज्जर में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। सन मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया। यानी कि राजस्थान में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किया गया था, वो पहली बार कब हुआ था? 1711 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रयास कहाँ पर किया गया था? तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में किया गया था। वहाँ पर धन एकत्रित किया गया था। इस घटना की खबर मिली उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह को। तो वो इस घटना से क्या हुए? चिंतित हो गए, और उन्होंने जयपुर के शासक जयसिंह को और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। फिर 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटाया। यानी कि अगर राजस्थान में सबसे पहले मराठाओं से जो सहायता प्राप्त की थी, तो वो किसने की थी? वो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने प्राप्त की थी 1734 ईस्वी में। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह पहला अवसर था। यानी कि सबसे पहली बार मराठाओं को आमंत्रित किसने किया राजस्थान में? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने किया। बाद में तो मराठाओं ने राजस्थान में हस्तक्षेप उनका और बढ़ गया, वो हस्तक्षेप करते रहे। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनके प्रवेश इसी बहाने से हुआ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहाँ से शुरू हुआ? तो मराठों का प्रवेश हुआ दक्षिण की तरफ से, यानी कि राजस्थान में कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से इन्होंने घुसपैठ करनी शुरू की, और वहाँ से उन्होंने धन की लूटपाट की। और उसके बाद वो कुछ समय के लिए तो शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने
राजा महाराजाओं को और साथ में जो सेठ साहूकार थे उन सबको भी लूटना प्रारंभ किया। और वो उनके आंतरिक मामलों में, जो राज्य के आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करके अंदर तक घुसते हुए चले गए, यानी कि रियासतों में उन्होंने प्रवेश कर लिया। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठाओं ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय भी मराठाओं ने हिंदू राजाओं को धर्म के नाम पर, यानी कि धार्मिक रूप से एक इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। देखिए, जो साहू था उसने राजस्थान में एक तो चौथ कर लगाया और एक सरदेशी मुखी ये कर प्राप्त करने के आदेश दिए। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह, जो कि मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। सवाई जयसिंह जो था, जो कि मालवा का सूबेदार बना था, उस पर सबसे पहले मराठों ने उसको घेरा और उसे हरा दिया गया और 28 परगने जो है वो मराठों को देने पड़े। 1761 से 91 के मध्य, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। 1761 से 1791 के बीच में मराठों का यहाँ पे प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। तब मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठा मालवा खाली करके नहीं गए तो पुनः संगठित प्रयास किए गए। यानी कि पहले तो मराठाओं को धन दे करके निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उनको धन मिलने के बाद भी वो लोग जब नहीं गए तब फिर पुनः संगठित एक दूसरे को करने का प्रयास किया गया। अब धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया और जुलाई 1934 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। देखिए, सब लोग कहाँ पे मिले? 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर, ये सब शासक किस स्थान पर मिले? हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। यानी कि उन्होंने एक ऐसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए कि जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहेंगे, तो साथ देने का उन्होंने वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। इसमें, इस संधि पत्र में क्या क्या चीज़ शामिल थी वो सब इस यहाँ पे बताई गई है कि वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं पर कार्रवाई करनी है, साथ में जो भी कोई किसी भी राज्य का शत्रु होगा उसको कोई भी शरण नहीं देगा, ये शपथ ली गई। परंतु इस सम्मेलन से वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। अब आपस के झगड़े की वजह से इस संधि पत्र का कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिभा संपन्न एवं कार्यशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों के स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। इतने सारे कारण थे जो इस चीज़ के लिए असफल रहे। फिर 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ने का पुनः एक असफल प्रयास किया। यानी कि वो भी, मुगल सम्राट और राजपूत शासक मिलकर भी इन मराठा सेनाओं को नहीं खदेड़ पाए। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयपुर में जयसिंह ने मराठाओं और मुगलों में समझौता करवाना चाहा, पर वह भी असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठाओं के भी करदाता बन गए। यानी कि मुगलों के तो करदाता थे ही थे, साथ में राजपूत जो है उनको मराठाओं को भी कर देना पड़ा। मुगलों को तो देते ही थे पहले। तो इस यात्रा का ये परिणाम निकला। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही
दुरास दुरार सहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठाओं को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपये प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठाओं ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में भी चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि ये संपूर्ण राजस्थान में फैलते गए। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को परास्त किया। अब कब परास्त किया गया उनको? 1787 ईस्वी में सभी राजपूत राजाओं ने संगठित हुआ और संगठित होने के बाद तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति छिन्न होने लगी। यानी कि 1791 के बाद मराठा शक्ति छिन्न होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने के प्रयास कर रहे थे। यानी कि लगभग अगर हम वापस से अगर इसमें देखें तो यहाँ पे बात आती है 1711 में सबसे पहले मराठाओं ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित करने की कोशिश की थी। यानी कि 1711 से लेकर के 1791 तक मतलब मराठाओं ने प्रवेश शुरू करने से लेकर के, और जब वो यहाँ से निकले उनकी शक्ति क्षीण होने की बात कह रहा है 1791 में। यानी कि लगभग 80 साल तक उन्होंने राजस्थान को परेशान किया, और जब वो वहाँ से उनकी परेशानी से मुक्ति मिलने का समय हुआ तब तक दक्षिण भारत में अंग्रेजों का शासन आ गया था और वो अंग्रेज राजस्थान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि 1791 की बात हो रही है। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई और 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके और 1795 में मेवाड़ पर चुड़ावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया और 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। 1802 में किसने अधिकार किया? अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार किया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य पर नियंत्रण नहीं कर पाए और 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1803 में ही अंग्रेज जो है वो राजस्थान में प्रवेश करने के कगार पर पहुंच चुके थे। 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर में अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकारी का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में भाड़ैत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। यानी कि जो राजस्थान की रियासतें थी उन रियासतों में आपसी वैमनस्यता के कारण, सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण और उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण वो आपस में ही लड़ भिड़ने लगे और जो सैनिक थे उनको, भाड़ैती सैनिक जो भाड़ा देकर के सैनिक खरीदे गए थे, उनको अपनी ओर मिलाने के चक्कर में काफ़ी सारा धन जो था उनका वो खत्म हो गया और राज्य को जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों को उससे मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। देखिए हुआ ये कि निकालना मराठों का को था और मराठों के शत्रु थे अंग्रेज और अंग्रेजों को ही उन्होंने न्योता देकर के बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया और अब शुरू होती है अंग्रेजों की गुलामी। सर्वप्रथम जयपुर के महाराज पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधित्व को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास किसने किया था? 1776 ईस्वी में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने सबसे पहले अपने एक प्रतिनिधित्व को गवर्नर जनरल के पास भेज करके अंग्रेजों से मित्रता करने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए और 1803 में अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित
लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक के रूप में परास्त कर दिया। सबसे पहले नवंबर 1803 में सेनापति, अंग्रेज सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक। उसने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा के लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक के रूप में परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्राप्त कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे अंग्रेजों ने भी उनकी जो न्योता था वो स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इन मराठों को निकालने में हम इनका सहयोग करेंगे। और 1803 में सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने जो है लसाड़िया के रण में अंग्रेजों ने उनसे भिड़े और भिड़ने के बाद सिंधिया को परास्त कर दिया। और राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो बड़े ही उस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश हुए और उनको ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला कि भाई अब हम जो है वो मराठाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उस समय 1803 की संधि की शर्तें तय की गई कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सबसे पहले इनके बीच में जो है वो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, संधि हुई थी, समझौता हुआ था कि ना तो आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगा और एक दूसरे से मित्रता की भावना रखेंगे। और इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व जो है वो कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। ये सब जो है वो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। किस किस ने किए थे? भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां, पिंडारी आदि को विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। ये लॉर्ड मिंटो जो था उन्होंने ये एक सुझाव दिया था कि जो मराठे हैं, अमीर खां पिंडारी है और जो पिंडारी हैं, उन सब पिंडारियों के विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनाया जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी का सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उसके राज्यों में सीमित कर लिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता, क्योंकि पिंडारी भी उस समय काफ़ी फैले हुए थे। इसके लिए राजपूत राज्यों के संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभावी क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त किया। इधर मेटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनियों से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। यानी कि सबसे लास्ट में जो संधि हुई अंग्रेजों के साथ वो हुई थी 1823 ईस्वी में सिरोही ने सबसे अंतिम में संधि की। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता के प्राप्ति पर ही अक्षुण्ण रहा। यानी कि 1817 में स्टार्ट करके और 1823 तक अंग्रेजों ने सभी जो राजपूती शासक थे या फिर जितने भी राजस्थान के जो रियासत थी उन सभी रियासतों से संधि कर ली गई और 1823 में अंतिम संधि करी गई सिरोही राज्य के साथ। और 1823 से लेकर के 1823 से राज्य करना शुरू किया था और 1947 में हमारा देश जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो कंटिन्यू हमारे राजस्थान पर राज्य करते रहे। देखिए यहाँ पर बीच में एक सारणी दी हुई है, ये है राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक था राम सिंह। जोधपुर रियासत का शासक था तखत सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह। उदयपुर का स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत के थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत में थे शिव सिंह। धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत के हैं सरदार सिंह। करौली रियासत के मदन पाल। टोंक रियासत के नवाज वजीरुद्दौला।
बूंदी रियासत के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय उदय सिंह, ये शासक थे उस समय। अब देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में 20 रियासतें थी। 19वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ था उस समय रियासतें कितनी थी? 20 थी, जिनमें से 17 तो राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक के द्वारा शासित थी। टोंक जो है वो तो मुस्लिम शासक के द्वारा शासित थी और बाकी सभी जो है उनमें 17 तो क्या थे? राजपूत शासक थे और 2 जगह जो है वो जाट शासक थे और 1 मुस्लिम शासक थे। इन राज्यों के साथ की गई संधियों के कुछ सामान्य शर्तें थी और कुछ विशिष्ट शर्तें थी जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें क्या क्या थी वो यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले तो संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली कि सर्वोच्च जो रहेगा वो अंग्रेज ही रहेंगे। अंग्रेजों ने रियासती शासकों का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया कि जो राजाओं का जो वंशानुगत राज्याधिकार रहता है कि भाई राजा के मरने के बाद उसका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, तो ये जो उनका राज्याधिकार था वो स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो भी राज्य पर बाहर से आक्रमण होगा उन सब की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी और राज्य के अंदर जो है वो शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी और हम आपके आपसी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये सब अंग्रेजों ने स्वीकार किया और जो भी व्यवस्था उसमें सहायता करने की आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर संधि ये भी की गई कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई जिस राज्य से भी संधि हो रही है, जिस भी राज्य से संधि की गई उसके साथ उस राज्य में एक अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट रहेगा, लेकिन वो पॉलिटिकल एजेंट किसी भी कार्य में आपके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट थी ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों के मध्यस्थ हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। ब्रिटिश ने जो संरक्षण देने का वादा किया था उसके बदले में शासकों ने अपनी उनकी जो भी विदेश नीति थी वो अंग्रेजों को उनको सौंपनी पड़ी और साथ में उनके जो आपसी कोई भी विवाद था, कोई भी मतभेद था, उसको सुलझाने के लिए अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार करने का भी वादा किया कि अंग्रेजों की मध्यस्थता में उनके आपसी मामले जो है वो सुलझा दिए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुदूर कर देंगे, यानी कि जब भी अंग्रेजों को आवश्यकता होगी तो जो भी देसी रियासतें हैं, जो भी रियासतों में जो भी सैनिक जो वहाँ पर हैं, वो सारे सैनिक अंग्रेजों को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो उनको सौंपने के लिए भी हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों के संधियों में अलग अलग थी और साथ में उनको उनसे वार्षिक खिराज लेने की भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए। जो खिराज में राशि, खिराज का मतलब यहाँ पे खिराज का मतलब भी एक तरीके से कर से ही है, टैक्स से है। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया और मराठे जो थे जो खिराज लेते थे उसी को आधार मान करके उन्होंने ये खिराज की राशि जो है वो निर्धारित की। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। ये जो संधि हुई यानी कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने जो संधि की जिसमें उन्होंने भाई जो संपूर्ण रियासत का जो सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने लिया था वो तो उन्होंने सुरक्षा का जिम्मा तो लिया, लेकिन अब जो रियासतें थी उनको अपनी खुद की स्वतंत्रता थी वो उनको खोनी पड़ी, यानी कि अब वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और पॉलिटिकल एजेंट राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। यानी कि पहले तो उनको सिर्फ ये था, हस्ताक्षर तो इस बात पे हुए था कि वो उनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंट भी उनके हर प्रकार के मामले में हस्तक्षेप करने लगे। शासक कार्य
और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। जब अंग्रेजों के का जो हस्तक्षेप जो बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे जो राजा थे वो शासन संबंधी कार्यों में उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। अब जो कंप्लीट जो उत्तरदायित्व था, या यूँ कहें कि जो राज्य का संपूर्ण कार्य था, वो पॉलिटिकल एजेंट के हाथ में आ गया और वो ही वहाँ का तानाशाह बन गया। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए गए। यानी कि बलात् मतलब जबरदस्ती उनके ऊपर कंपनी वो तो खिराज तो लेती ही थी, साथ में काफ़ी सारे और जो खर्चे होते थे वो भी रियासतों पर ही थोप दिए गए। अंग्रेजों ने राज्यों की आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। आर्थिक साधनों से मतलब यहाँ पे है कि जैसे वो खेती करते थे तो उन पर भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया, या कोई अन्य कंपनी कोई फैक्ट्री वगैरह थी तो उन पर भी अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जो जमाने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। यानी कि अभी बताया ना कि जो आर्थिक साधन थे जिनसे लोगों को आय प्राप्त होती थी, जो काफ़ी आय की काफ़ी बड़े स्रोत थे, उन सभी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि सांभर झील जो कि नमक के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, और मेवाड़ जो अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, वहां पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। यानी कि अब अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां जो हैं वो हर एक राज्य में घुसा दी। और किस नाम पे कि भाई आपके यहाँ की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, शांति बनाए रखना और बनाए रखने की और संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए अपनी जो सैनिक टुकड़ियां थी वो हर राज्य में भेज दी गई। और उनका जो भी खर्चा होता था वो उस संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था, जिनका खर्चा भी संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों में आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, आर्थिक रूप से काफ़ी जो है वो कमज़ोर हो गए। अब राजस्थान के शासकों में राजस्थान में शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और सामंतों के सैनिक सेवाओं के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा से बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उनके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इस विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई और अब वे उतने प्रभावी नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटा करके प्रताप सिंह के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, डूंगरपुर का जो शासक था जसवंत सिंह, उसको तो हटाया, और हटाने के बाद प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर में राजमाता भटियाणी को अधिकार पदच्युत करने के पश्चात पदच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत में फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां आवश्यक अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से भी अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे ये है कि अंग्रेजों ने अपनी मनमानी
पूरे जोर शोर से वहाँ पे शुरू कर दी। अब कौन कौन से स्थान पर क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोटा रियासत का था मेजर बर्टन। जब हम ये सारी क्रांति पढ़ेंगे, कोटा की क्रांति, जोधपुर, भरतपुर, ये सब चीज़ें उस समय हम ये काफ़ी अच्छे से ये इनका याद करवाएंगे। जोधपुर में मैक मैसन था, भरतपुर का मॉरिसन था, जयपुर में ईडन था, उदयपुर में सावर्स था, और सिरोही में जेडी होल। ये सब पॉलिटिकल एजेंट थे। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा शामिल था। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। यानी कि अब जो अंग्रेज थे वो पहले तो सिर्फ बाहरी तौर पर ही राज्य में प्रवेश किया था उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे वो सामाजिक जो रीतियाँ थी, जो भी उस समय प्रचलित रिवाज थे, रीतियाँ थी, उन सबको बदलने का उन्होंने धीरे धीरे प्रयास करने लगे। इससे जनता को लगने लगा कि अब ये हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उन सबको, उस पूरे सामाजिक ढांचे को ही परिवर्तित कर देंगे, और इस वजह से जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हुआ। अब यहाँ इसके आगे आती है 1857 की क्रांति का शुभारंभ होगा। इसके आगे जो काफ़ी एक बहुत ही यूँ कहें कि आघातपूर्ण थी। तो ये जो नेक्स्ट आगे का पार्ट है, इसके बाद यहाँ से अगर ये जो आगे का पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करनी है। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से इन जितने भी क्रांतियां हैं, यहाँ पे देखिए 1857 क्रांति का प्रारंभ हो गया है, नसीराबाद की क्रांति और आगे की जो क्रांतियां हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक के लिए। ये कंप्लीट जो पार्ट वाइज आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी, पूरी 9th क्लास 10th क्लास सब आपको मिलेंगी। इसका जो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरीके से करना सही है, या फिर कुछ और जो भी आप अपना जो भी राय देना चाहें वो दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।